ये सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस हम लोग देखेंगे एक बार पेपर खत्म करने के बाद। ठीक है। ये लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे। अच्छा, यहाँ पे जो तुम्हारा मास्टर आंसर की है उस हिसाब से तुम्हारा चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 से 45, क्वेश्चन नंबर 11 से 65। जो तुम्हारा मास्टर क्वेश्चन पेपर है उससे क्वेश्चन नंबर 11 टू 65 तक का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे इसमें। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 तक करेंगे। ठीक है। एज पर मास्टर क्वेश्चन पेपर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 तो हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे। एक्सपोजर टू लाउड इम्पल्सिव नॉइज इज यू मे लीड टू टिनिटस। ठीक है। आंसर सी। एगमस आई की वजह से होता है। आई का डिजीज है। सिड्रोसिस इज ड्यू टू आयरन डस्ट। स्टेनोसिस इज ड्यू टू टिन डस्ट, टिन ऑक्साइड। ठीक है। ये अंडरग्राउंड हजार्ड्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी ऑप्शन चेंज हो जाएगा नहीं। एक्चुअली लास्ट जो लास्ट क्लास में कर रहे थे वो क्वेश्चन मास्टर क्वेश्चन पेपर नहीं था, तो आंसर उस हिसाब से था। मास्टर क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर है उसके हिसाब से ऑप्शन डी होगा। CO2 फ्रॉम एक्सhaled एयर इज absorbed विद अ केमिकल। ये अंडरग्राउंड हजार्ड का क्वेश्चन है जो कि ये तुमको डीजे देशमुख वॉल्यूम 2 में मिलेगा। ठीक है। इन सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus। ठीक है। आंसर वही है, बस ऑप्शन का वो चेंज हो गया ना। जो लास्ट ईयर हम लोग लास्ट क्लास में जो देख रहे थे उसमें CO2 फ्रॉम एक्सhaled एयर इज अब्सॉर्ब्ड विद द केमिकल ऑप्शन बी था, लेकिन मास्टर क्वेश्चन पेपर में वो ऑप्शन डी है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आंसर चेंज हुआ है, आंसर सेम है, ऑप्शन का वो बदल गया है। ऑप्शन ऑप्शन बदल गया, आंसर सेम है, ऑप्शन बदल गया। ये वाला जो ऑप्शन था वो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन पेपर से हम लोग देख रहे थे उसमें ऑप्शन बी था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी लिखे थे। ठीक। ये तो सेम है 0.014। ये क्वेश्चन तो सही है, 0.014 आंसर इसका। माइनर रिलेशन का क्वेश्चन। शॉक फैक्टर बताना है। शॉक फैक्टर का फॉर्मूला होता है 0.25/r² इंटू 2i/पाई का होल स्क्वायर। आर इज रेडियस रेशियो R/W। ए इज एस्पेक्ट रेशियो H/W। आई इज डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविरिटी इंडेक्स का। इसमें भी ऑप्शन ये वाला नहीं, सी है 31.21। सिविरिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है 50 × 5 प्लस S बाई मैन पावर वर्क इंटू 10⁵। F इज नंबर ऑफ फेटल इंजरीज, S इज नंबर ऑफ सीरियस इंजरीज। ठीक है। ये सब नए नए फॉर्मूलाज जो मिल रहे हैं वो भी नोट करते जाओ, अगले बार जो लोग नेक्स्ट टाइम भी देंगे उनको उनके लिए एक नया फॉर्मूला उनको मिलेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन CMR से है, माइन लेजिस्लेशन का। ठीक है। CMR 2017 में रूल नंबर 81(8) में ये दिया हुआ है जो डिस्टेंस होता है डिटैचिंग हुक और डिटैचिंग प्लेट के बीच का होता है 1.8 मीटर। ठीक है। ये काफ़ी थियोरेटिकल क्वेश्चन था।
सॉल्यूशन ये बी हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4 cos x sin क्यूब dx, मैथ्स का क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो साइन एक्स को टी मान लेंगे, तो cos x dx dt हो जाएगा। ठीक है, रेंज चेंज कर जाएगा, x इक्वल टू 0 पे टी इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई बाई 4 पे टी इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 1/√2। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, 0 टू 1/√2 टी क्यूब डी टी, ये 1/16 आएगा। ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, लिमिट से। ठीक है, एल एच रूल लगाएंगे इसमें, एल हॉस्पिटल रूल, 5n/3। ये क्वेश्चन भी हम लोग लास्ट क्लास में देखे, ये तुम्हारा जियो स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। ये जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होता है सेमी वेरिग्राम मॉडल का, उसको बोलते हैं नगेट, और जो हाईएस्ट वैल्यू होता है उसको बोलते हैं सिल। ठीक है, और ए इज रेंज। ठीक है, सी नॉट इज नगेट, सी इज सिल एंड डी इज ए इज रेंज। ये भी सही है। सिस्टम इंजीनियरिंग का क्वेश्चन, MM1 क्यूइंग थ्योरी से। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नंबर ऑफ डंपर्स इन अ exactly n number of dumpers is Pn equals to P naught into lambda by mu to the power n. P naught is probability that system is idle, 1 minus lambda by mu। ये 3/16 आ रहा था। था तुम्हारा नेटवर्क एनालिसिस सिस्टम इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, नेटवर्क क्रैश करना था, सबसे पहले तो क्रिटिकल पाथ बताना पड़ेगा। क्रिटिकल पाथ से जो जो इवेंट्स क्रिटिकल पाथ में होंगे सिर्फ वही क्रैश करेंगे, उन्हीं को क्रैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे लीस्ट कॉस्ट आया था बी का 2.5। ठीक है, इसका आंसर 2.5 होगा। ये क्वेश्चन भी लास्ट क्लास में देखे हम लोग। शाफ्ट का सिंबल ये है और अबैंडेंट शाफ्ट का सिंबल ये है। ठीक है, तो P4 और R2, P4 R2 तुम्हारा ऑप्शन डी में आ रहा है बस। ठीक है, ये तुम्हारा माइन वेंटिलेशन का है। स्टेपल शाफ्ट क्या होता है, जो मान लो बीच में ये सरफेस है, ये पिट बॉटम है, ये तुम्हारा सबसे बॉटम मोस्ट लेवल है, और ये कोई लेवल है बीच में। तो जो शाफ्ट सरफेस से किसी एक लेवल तक जाए उसको स्टेपल शाफ्ट बोलते हैं, और जो बॉटम तक जाए उसको नॉर्मल शाफ्ट बोलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन भी जियो मैकेनिक्स का। टाउ मैक्स क्या होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, या सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। और यहाँ पे दिया हुआ सिग्मा 3 इज -1/2 सिग्मा 1, तो इसको सब्स्टिट्यूट करके टाउ मैक्स आ जाएगा 3 सिग्मा 1/4। ठीक है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुम्हारा, विच ऑफ द ओर इज नॉट यूज फॉर कमर्शियल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो वोल्फ्रामाइट से टिन एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसेटेराइट से चेंज हो जाएगा। यूरेनिनाइट से यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वोल्फ्रामाइट से टंगस्टन, कैसेटेराइट से टिन। ठीक है, डोलोमाइट सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, इससे मतलब इससे कुछ मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, इसका आंसर डोलोमाइट होगा। नेक्स्ट तुम्हारा डीएमएफ। डीएमएफ का काम है टू मॉनिटर वेलफेयर ऑफ माइनिंग अफेक्टेड पीपल।
ये क्वेश्चन भी हम लोग लास्ट क्लास में देखे हैं। उसका आंसर सी नहीं, इसका आंसर डी होगा, मतलब मास्टर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। ठीक है, सॉल्यूशन तो सही है। क्या किया हम, एफ ई और नेट वैल्यू का इक्वेशन निकालें। ठीक है, 2 पॉइंट्स दिया हुआ है हमको 2 पॉइंट फॉर्म से। स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होगा, नेट वैल्यू, ओर का जो नेट वैल्यू आ रहा है, मतलब ओर को सेल करके जो पैसा मिल रहा है हमको, डिवाइडेड बाई जो पैसा हमको लग रहा है माइनिंग करने में। ठीक है, ये 0.125, और सॉरी बी होगा इसका आंसर, बी 0.125 इंटू एफ ई, ये होगा ना। ये -3.25 प्लस 0.125 एफ ई। ठीक है, ध्यान रखना सॉल्यूशन चेंज नहीं हुआ है, क्वेश्चन आंसर भी चेंज नहीं हुआ है, बस तुम्हारा जो ऑप्शन बदल गया है। जो मास्टर क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन ए है, वो ऑप्शन जो लास्ट क्लास में हम लोग जिस पेपर से कर रहे थे उसमें ऑप्शन डी था। ठीक है, तो ऐसा नहीं क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन बदला है, सॉल्यूशन सेम है, आंसर सेम है, बस ऑप्शन का वो बदल गया है, ए बी सी डी जो ऑप्शन का वो बदल गया। ठीक, ये नया क्वेश्चन, ये लास्ट क्लास में हम लोग नहीं किए थे। मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर एफ, ये बताना है, ये इंजीनियरिंग मैथ्स का क्वेश्चन है, वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, एफ दिया है 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप प्लस 4z के कैप, इसका कर्ल बताना है। तो कर्ल डाइवर्जेंस ये सब वेक्टर कैलकुलस में पढ़े होगे, डाइवर्जेंस कर्ल, है ना। कर्ल और कर्ल ऑफ एफ होता है डी बाई डी एक्स, डी बाई, सॉरी, आई जे के डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई डी बाई डी जेड 2x 3y 4z का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई कैप इंटू डी बाई डी एक्स और 3y, तो एक्स का ये तो जीरो हो गया, और माइनस डी बाई डी और 2x, ये भी जीरो हो गया, माइनस जे डी बाई डी एक्स और 4z, ये भी जीरो हो गया, डी बाई डी जेड और 2x, ये भी जीरो हो गया, के कैप डी बाई डी एक्स और 3y जीरो हो गया, डी बाई डी वाई और 2x, ये भी जीरो हो गया, तो डिटर्मिनेंट ये जीरो आएगा इसका आंसर। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे, जैसे ये डी बाई डी एक्स ऑफ 3y माइनस डी बाई डी वाई ऑफ 2x, ये क्या होगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत, आसान क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सप्लोसिव विद डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हैज हीट ऑफ एक्सप्लोजन इक्वल टू 900 कैलोरी पर ग्राम, हीट ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ ANFO with density 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब is 950 कैलोरी पर ग्राम, बल्क स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव रिलेटेड टू ANFO। ये तुम्हारा माइंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, ब्लास्टिंग का। तो रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ जो होता है विल बी रो ऑफ एक्सप्लोसिव इनटू हीट ऑफ एक्सप्लोजन दिया है यहाँ पे, इसको मतलब एनर्जी मान लो, एनर्जी ऑफ एक्सप्लोसिव बाई रो ऑफ ANFO इंटू ANFO। ये हो जाएगा 1.2 इंटू 900,
बाई 0.8 इंटू 950 क्या आएगा 1.42। ठीक है, आंसर होगा 1.4। इसका रेंज जो दिया है इसका रेंज दिया है 1.4 से 1.45। ठीक है, इसके पहले कोई रेंज वाला क्वेश्चन नहीं है? नहीं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसका रेंज दिया है 1.4 से 1.45। ये भी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में हम गलत बता दिए थे। ठीक है, एक 24 आवर एक्टिविटी दिया हुआ है क्रशर प्लांट का, मोबाइल क्रशर का, यूटिलाइजेशन परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन आवर्स कितना दिखा रहा है। ब्रेक डाउन आवर्स है तुम्हारा 1 घंटा इधर 1 घंटा इधर, 2 घंटा। शेड्यूल मेंटेनेंस आवर है तुम्हारा इधर 1 घंटा, और आइडल आवर्स है 1 2 3 घंटा। ठीक है, तो टोटल वर्किंग आवर्स कितना हो गया, एक्चुअल वर्किंग आवर्स 24 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 3, 18 आवर्स। ठीक है, अब जो परसेंटेज यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है, हम लास्ट क्लास में बता दिए थे एक्चुअल वर्किंग आवर्स बाय टोटल आवर्स, बट नहीं, वो गलत होता है। परसेंटेज यूटिलाइजेशन होता है एक्चुअल वर्किंग आवर्स बाय शेड्यूल्ड आवर्स, शेड्यूल्ड वर्किंग आवर्स। ठीक है, तो शेड्यूल वर्किंग आवर क्या होगा तुम्हारा, तो शेड्यूल मेंटेनेंस आवर तो तुम्हारा शेड्यूल्ड है, और आइडल आवर्स भी तुम्हारा शेड्यूल्ड होता है। मतलब आइडल आवर्स भी हम हमारा फिक्स रहता है कि हाँ, जैसे जब तुम मतलब माइंस में अगर देखोगे या कहीं भी जहाँ शिफ्ट में काम होता है वहाँ क्या होता है, जैसे हम अपने अपने माइंस का एग्जांपल दें अगर, तो जैसे हमारा मॉर्निंग शिफ्ट 6 से 12 का, 6 से 2 का होता है मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है, तो 1 बजे हमारा जो ऑपरेशन है वो रुक जाता है। ठीक है, 6 से जो हमारा मॉर्निंग शिफ्ट है वो 6 AM स्टार्ट होता है और 2 PM पे खत्म होता है। ठीक है, ऑन पेपर, लेकिन एक्चुअल में ये 1 PM पे ही एंड हो जाता है। ठीक है, 1 PM पे ही एंड हो जाता है, और जो सेकंड शिफ्ट आता है जो 2 PM से 10 PM वाला होता है, वो स्टार्ट करता है 3 PM के अराउंड। ठीक है, और ये 6 AM वाला 7 AM के अराउंड स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये 1 PM to 3 PM क्या हो गया, आइडल। ठीक है, ये 2 घंटे का आइडल आवर हो जाता है दो शिफ्ट के बीच में। ठीक है, तो ये मतलब प्रैक्टिस है, ये हर दिन ऐसा ही होता है। तो ये जो आइडल आवर्स भी होता है हमारा क्या होता है, शेड्यूल्ड होता है। ठीक है, तो एक्चुअल आवर्स हो गया 18, अच्छा इंटू 100, ये हो जाएगा 18 बाई डिवाइडेड बाई 20। शेड्यूल वर्किंग आवर्स हो जाएगा तुम्हारा 24 माइनस 3 + 1, ये तो 90 आ रहा है। इसका आंसर रेंज है 28, 85 से 86।
93. नहीं होगा। ठीक, तो माइनस आइडल आवर, ठीक है, शेड्यूल आवर हो जाएगा, शेड्यूल वर्किंग आवर्स हो जाएगा तुम्हारा, टोटल टोटल वर्किंग मतलब टोटल जो है 24 घंटा माइनस, तो तुम्हारा आइडल आवर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18/21, शेड्यूल वर्किंग आवर इज टोटल आवर्स माइनस आइडल आवर, 18/24 माइनस 3 इंटू 100, 18/21 इंटू 100, 85.71%। ठीक, आंसर रेंज दिया है 85 से 86। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन था। ठीक है, मेरा मतलब हमसे भी नहीं होगा फर्स्ट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा सरफेस इन्वायरमेंट का। A coal washery discharges 300 meter cube per day of contaminated water in a stream having flow rate of 0.04 meter cube per second. DO level of stream and the contaminated water are 8.5 milligram per liter and 4 milligram per liter. Neglecting the impact of temperature, the resultant DO in milligram per liter of the stream just after mixing is, क्या हो रहा है, एक रिवर है, एक स्ट्रीम है वाटर का, जो कि 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड से फ्लो कर रहा है, और इसमें 8.5 मिलीग्राम पर लीटर डिजॉल्व ऑक्सीजन है। ठीक है, इस स्ट्रीम में एक कंटामिनेटेड वाटर डिस्चार्ज मिक्स हो रहा है। ठीक है, जिसका फ्लो है 300 मीटर क्यूब पर डे, और इसका डीओ लेवल है 4 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट रिजल्टेंट स्ट्रीम है उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन हमको बताना है। ठीक है, तो 300 मीटर क्यूब पर डे को अगर मीटर क्यूब पर सेकंड में कर दें, कितना होगा, 300/24 इंटू 60 0.00347 क्यूब पर सेकंड। ठीक है, रिजल्टेंट डीओ जो होगा इज Q1 DO1 प्लस Q2 DO2 बाई Q1 प्लस Q2, 0.00347 इंटू 4 प्लस 0.04 इंटू 8.5 बाई 0.00347 प्लस 0.04। ये आएगा 8.14। ठीक है, और इसका जो आंसर रेंज है, आंसर रेंज दिया है इसमें 8.1 से 8.2।
क्या वो समझ में तो आ रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हम लोग बना चुके हैं, सरफेस इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर एक एक शॉवेल, वन शॉवेल एंड वन डंपर मेक एन इक्विवेलेंट नॉइज ऑफ 95 डेसिबल एंड अ शॉवेल अलोन मेक्स अ नॉइज ऑफ 90 डेसिबल, तो डंपर अलोन कितना साउंड प्रोड्यूस करता है? ठीक है, तो इक्विवेलेंट एसपीएल का फॉर्मूला है 10 log base 10, 10 to the power x1 by 10 plus 10 to the power x2 by 10 plus 10 to the power xn by 10 ऐसे। तो वैसे 93.35 हमारा आ रहा था, और इसका आंसर रेंज है 93 से 94। ठीक है, तो जो लोग अगर 93 भी दिए आंसर, तो उनका आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हम लोग लास्ट क्लास में किए हैं। क्या कर रहे हैं हम, एक हीप ऑफ सॉइल, एक अनकंसोलिडेटेड हीप ऑफ सॉइल ले रहे हैं जिसका वॉइड रेशियो 1 है और वॉल्यूम 1000 है, फिर उसको कंसोलिडेट कर दे रहे हैं 800 मीटर क्यूब पे। तो कॉरस्पॉन्डिंग वॉइड रेशियो क्या होगा? तो इसमें ध्यान ये रखना है कि सॉलिड का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। क्या होगा, तुम्हारा वॉइड्स का वॉल्यूम चेंज होगा। कंसोलिडेट करना मतलब उसके एक तरह से मतलब एयर ड्राई कर देना है सब, मतलब कुछ भी ऐसा करना है जिससे वॉइड का वॉल्यूम कम हो जाए। ठीक है, तो ये 0.6 आ रहा है, इसका आंसर रेंज भी 0.6 से 0.6 है। ठीक है, तो इसमें एग्जैक्ट 0.6 आंसर लिखे हो तभी तुम्हारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये माइन मशीनरी का क्वेश्चन है। नहीं, माइन मशीनरी का है नहीं नहीं, ये सर इसका है ना, सर्वेइंग का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 300 मीटर क्यूब, सुपर एलिवेशन इज 0.1, विड्थ 1.6, मैक्सिमम स्पीड बताना है। ठीक है, तो सुपर एलिवेशन जो होता है, सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या है? विड्थ इंटू वी स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है, तो सुपर एलिवेशन दिया है 0.1, इज विड्थ दिया है 1.6, वी स्क्वायर आर दिया है 300, जी इज 9.81। ठीक है, तो वी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 इंटू 300 इंटू 9.81 बाई 1.6। आएगा 13.56 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर रेंज है 13 से 14। ये भी आसान क्वेश्चन था, सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला है, पढ़ी होगी। सुपर एलिवेशन क्या होता है, तुम देखना हाईवेज पे जहाँ पे टर्निंग्स होता है, तो टर्निंग्स में क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इस तरह से अपने रोड को थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं, मतलब एक साइड से उठा देते हैं। ठीक है, तो इसी को सुपर एलिवेशन बोलते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड भी बोलते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रॉक मास क्लासिफिकेशन का। ठीक है, आरक्यूडी का फॉर्मूला भी दिया हुआ था, तुमको बस यहाँ पे लैम्डा निकालना था। लैम्डा इज नंबर ऑफ जॉइंट्स, नंबर ऑफ डिस्कनिटीज पर मीटर। तो यहाँ पे 13 नंबर ऑफ डिस्कनिटीज है 2 मीटर में, 6.5 डिस्कनिटीज पर मीटर, लैम्डा का वैल्यू रखना है इसमें। आंसर आ गया 86.14, इसका रेंज है 85 to 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ VCR stove the blast holes of 1.165 millimeter diameter are drilled for the blast hole to behave as spherical charge.
मैक्सिमम चार्ज लेंथ विल बी, ये भी तुम्हारा माइंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बस पता होना चाहिए स्फेरिकल चार्ज क्या होता है। फॉर अ ब्लास्ट होल टू बी, फॉर अ चार्ज टू बी अ स्फेरिकल चार्ज, जो उसका चार्ज लेंथ बाई डायमीटर होता है शुड बी इक्वल टू 6। ठीक है, इसका रेशियो एल बाई चार्ज लेंथ बाई डायमीटर शुड बी इक्वल टू 6। ठीक है, तो चार्ज लेंथ क्या होगा 6 इंटू मीटर में चाहिए हमको 0.165, 0.99 मीटर। ठीक है, और इसका आंसर रेंज है 0.99 टू 0.99। तो अगर वन आंसर दे दिया हो तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक, हेडिंग का डायमेंशन है 3 मीटर इंटू 2.8 मीटर, होल लेंथ 2.4 मीटर, पुल फैक्टर 0.95, सेल्फ फैक्टर 1.2, चारों मल्टीप्लाई हो जाएगा 22.98 मीटर क्यूब इज द आंसर। सेल्फ फैक्टर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ब्लास्टेड रॉक बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। सेल्फ फैक्टर क्या होता है? जब तुम ब्लास्टिंग करते हो तो ब्लास्टिंग करने से क्या होता है, जो फ्रैगमेंट्स बनता है तो रॉक का जो सरफेस एरिया है, जो ब्लास्टेड रॉक है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका क्या हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उसी को सेल्फ फैक्टर बोलते हैं। इसका आंसर रेंज है आंसर रेंज है 22.97 टू 23। काफ़ी टाइट रेंज दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या था? क्वेश्चन नंबर 33 में देखो क्या बोल रहा है। आरक्यूडी का इक्वेशन दिया है लैम्डा के टर्म्स में। लैम्डा क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्कन्टिन्यूटी पर मीटर। ठीक है, पर मीटर, 1 मीटर में कितना डिस्कन्टिन्यूटी है। ठीक है, तो आरक्यूडी बताना है। तो यहाँ पे कितना है, 2 मीटर का ये लेंथ दिया है, 2 मीटर का लेंथ है। इसमें कितना डिस्कन्टिन्यूटीज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 डिस्कन्टिन्यूटीज है 2 मीटर में, यानी 1 मीटर में 6.5 डिस्कन्टिन्यूटीज है पर मीटर। ठीक है, अब 6.5 को हमको यहाँ पे पुट कर देना है लैम्डा की जगह, तो 100 इंटू 0.1 इंटू 6.5 प्लस 1 टू ई टू द पावर माइनस 0.1 इंटू 6.5। ये सॉल्व करने के बाद आएगा 86.14। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये तुम्हारा सिस्टम इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग का। ठीक, बोल रहा है कि दो प्रोडक्शन फेस है हमारे पास, फेस वन एंड फेस टू। फेस वन का मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1600 टन पर डे, फेस टू का है 2000 टन पर डे। फेस वन में एफ ई परसेंटेज है 63, फेस टू में है 58। प्रोडक्शन कॉस्ट है फेस वन से 1500 और फेस टू से 1200। ठीक है, कह रहा है कि ओर्स फ्रॉम टू डिफरेंट फेस ब्लेंडेड सप्लाइड विद एफ ई ग्रेड नॉट लेस देन 60%। जो हमारा ब्लेंडेड ग्रेड होना चाहिए फेस वन और फेस टू से, जो हम ब्लेंड करके जो ग्रेड भेजेंगे एफ ई का, दैट शुड नॉट बी लेस देन 60%। ये हमारा पहला कंडीशन है। दूसरा कह रहा है कि कंबाइंड प्रोडक्शन जो है, मतलब फेस वन और फेस टू का जो कंबाइंड प्रोडक्शन है, इट शुड बी लिमिटेड टू 2500 टन पर डे। ये दूसरा हो गया। ठीक है, और हमारा तीसरा जो हमारा फंक्शन है जिसको हमको मैक्सिमाइज करना है, वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो है 4500 पर टन। तो हमको ऑप्टिमल प्रोडक्शन बताना है फेस वन और फेस टू से, ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे, लेट सपोज, लेट प्रोडक्शन बी x1 एंड x2 फ्रॉम फेस वन एंड फेस टू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मान लेते हैं कि फेस वन से x1 हो रहा है, फेस टू से x2 हो रहा है। ठीक है, हमारा कंबाइंड ग्रेड जो है, अच्छा सबसे पहला तो यहीं पे लिमिट है कि x1 जो है वो तुम्हारा 1600 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और x2 जो है वो 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना।
मैक्सिमम प्रोडक्शन देखो 1600 है फेस 1 से 2000, तो ये हमारा पहला और दूसरा एक कंडीशन हो गया। ठीक। उसके बाद जो हमारा एफ ग्रेड है शुड नॉट बी लेस देन 60%, मतलब 0.63 इंटू x1 प्लस 0.58 इंटू x2, ये तुम्हारा शुड ऑलवेज ग्रेटर देन 0.6 इंटू x1 प्लस x2, है ना। कंबाइंड ग्रेड क्या होना चाहिए, 60% से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा 0.03 x1 प्लस 0.02 x2 माइनस शुड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x1 माइनस 2x2 शुड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा एक और केस आ गया। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है, मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है दोनों से मिला के शुड ऑलवेज बी लेस देन 2500, ये हमारा थर्ड केस आ गया। ठीक है, तो तीन हमारे पास कंस्ट्रिक्टिंग कंस्ट्रेंट्स आ गए, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हो गए तीन। हमारा जो प्रॉफिट फंक्शन है, ठीक है, जो जिसको हमको मैक्सिमाइज करना है, ये नेक्स्ट पेज में देखते हैं। प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा 4500 हमारा सेलिंग प्राइस है, x1 प्लस x2, और हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आ रहा है, 1500 आ रहा है फेस 1 से, 1200 फेस 2 से, माइनस 1500 x1 माइनस 1200 x2, यानी ये हो गया 3000 x1 प्लस 3300 x2, ये हो गया हमारा z जिसको हमको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, ग्राफ बना दो, x1 x2। पहला कंडीशन तो है कि x1 जो है वो छोटा होना चाहिए, इससे 1500 से 1600 से 1600, और x2 जो है 2000 से। ठीक है, उसके बाद है 3x1 माइनस 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये ओरिजिन से पास करेगा और 2000 इंटू 1600, 6000 माइनस 3 इंटू 2000, 16 3 जा 4800 माइनस 4800, ये भी इसके अंदर लाइक करेगा। इसका ये कुछ इस तरह से होगा इसका ग्राफ, x2 2000 है तो x1 क्या होगा, 2 2000 है, 3 2000 4000 4000 ठीक है, ये पॉइंट होगा 1600 और नहीं 1600 2000, ये पॉइंट हो जाएगा 2000, 4000/3 कितना होता है, 1333.3, 1333.3 2000। ठीक है, थर्ड इक्वेशन है, ये ओरिजिन हो गया 0 0, x1 प्लस x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 2500, x1 प्लस x2
यानी x10 पे 2500, 2500। ठीक है, ये पॉइंट को सॉल्व करो। 3x1 इक्वल्स टू 2x2, यानी मतलब x1 इक्वल्स टू 2/3 x1 x2, और x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 2500। तो x1 प्लस 2/3 x1 इक्वल्स टू 2500। तो x1 कितना हो जाएगा? 500 इंटू 3, 5x1/3 इक्वल्स टू 2500, 1500। x1 इज 1500, ये पॉइंट हो जाएगा 1500 और 1000, 1500 1000। ठीक है, अब देखो, इस पॉइंट के नीचे लाई करना चाहिए, जो हमारा सॉल्यूशन होगा इसके अंदर होना चाहिए, और इसके भी अंदर होना चाहिए। ठीक, और इस लाइन पे लाई करना चाहिए, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो यहाँ से ये इस लाइन पे लाई करना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास दो ही पॉइंट्स मिल रहे हैं जिस पे हमको चेक करना है, एक है 0 0 और एक है, तो हमारा सॉल्यूशन पॉइंट्स है वो है 0 0 एंड 1500 1000। तो 0 0 पे तो जीरो ही आएगा, तो मैक्स जो होगा, मैक्स जेड विल बी एट 1500 एंड 1000, और होगा कितना? 3000 इंटू 1500 प्लस 3300 इंटू 1000, ये होगा 795 ठीक है, तो हमको निकालना ये नहीं है, हमको ये निकालना था। ठीक है, x1 विल बी 1500, x2 विल बी 1000। उल्टा कर दिया कुछ, चलिए उल्टा, 1000, 1500, 1000। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, थोड़ा लेंदी था ये। तो तुम्हारा जो कंस्ट्रेंट्स है उस हिसाब से, कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो इस लाइन पे लाई करना चाहिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, और इस लाइन पे लाई करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो या तो ये पॉइंट पे होगा आंसर, नहीं तो ये पॉइंट पे होगा, तो ये तो 0 0 पे 0 हो जाएगा, मैक्सिमम इसी पे होगा, 1000 1500 पे। और ये निकाले कैसे? ये लाइन है तुम्हारा x1 प्लस x2 इक्वल्स टू, ये लाइन जो है तुम्हारा दिस इज x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2500। ठीक है, ये लाइन है x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2500, ये लाइन है तुम्हारा 3x1 इक्वल्स टू 2x2। तो ये दोनों का सॉल्यूशन आएगा, ये पॉइंट 1000/1500, 1000 कॉमा 1500, 1000 कॉमा 1500।
अभी तो ठीक है, अभी ठीक है ना? 36 कौन सा था? हाँ, देखो लीनियर क्वेश्चन है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, तुम्हारे पास कंस्ट्रेंट्स दिए रहते हैं और तुमको अपना जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने वाला स्टेटमेंट रहता है, ठीक है। एक कंडीशन रहता है जिसको तुमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहता है, और उससे रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स क्या है क्वेश्चन पढ़ने से, पहला कंस्ट्रेंट है कि तुम्हारा जो प्रोडक्शन है F1 से, फेस 1 से, इट शुड नॉट बी लेस देन, इट शुड नॉट बी मोर देन 1600, ठीक है। तो X1 इज स्मॉलर देन 1600 फर्स्ट, ये आ गया फर्स्ट कंस्ट्रेंट। सेकंड कंस्ट्रेंट है कि X2 शुड नॉट बी लेस देन 2000, शुड नॉट बी मोर देन 2000, ठीक है। सेकंड है तुम्हारा जो ब्लेंडेड ग्रेड है, रिजल्टेंट ग्रेड है, वो 60% से कम नहीं होना चाहिए। तो 0.60 इंटू X1, 0.60 हो गया फेस 1 से ग्रेड, प्लस 0.5 इंटू X2 शुड नॉट बी, शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.6 इंटू टोटल प्रोडक्शन। इसको सॉल्व करके 3x1 माइनस 2x2, ये आ गया तुम्हारा सेकंड कंस्टेंट। थर्ड कंस्टेंट है कि तुम्हारा जो कंबाइंड प्रोडक्शन है वो 2500 से कम होना चाहिए। X1 प्लस X2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 2500। ये हमारे पास चार कंस्टेंट्स आ गए। चारों कंस्टेंट्स का तुम ग्राफ बनाओ, चारों कंस्टेंट्स का ग्राफ बनाओ, ठीक है। और तुम्हारा मैक्सिमाइजिंग फंक्शन क्या है, जो तुम्हारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या है 4500 सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 4500 इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस 1500 प्रोडक्शन कॉस्ट है X1 से, 1200 X2 से। तो ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट फंक्शन 3000 X1 प्लस 3300 X2। इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। अब चारों इक्वेशन का ग्राफ बनाने से ये हो गया X1 इक्वल्स टू 1600, ये हो गया X2 इक्वल्स टू 2000, ये हो गया 3x1 इक्वल्स टू 2x2, और ये हो गया X1 प्लस X2 इक्वल्स टू 2500, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन रीजन आ रहा है, बाउंडेड रीजन जो आ रहा है, वो आएगा ये लाइन, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन आएगा, ठीक है। तो इस लाइन पे जो मैक्सिमम होगा प्रॉफिट वो होगा इस पॉइंट पे 1000 कॉमा 1500 पे, ठीक है। ठीक है, और भी अभी कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, तब तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड वेंटिलेशन का है, ठीक। माइंड वेंटिलेशन, फोर आइडेंटिकल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अ माइन are related to the quantity 3500 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं अलग अलग, चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें हम कंबाइंड क्वांटिटी दे रहे हैं 3500 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। प्रेशर जो है, प्रेशर इज 1.15 किलो पास्कल, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट को सील ऑफ कर दे रहे हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट को सील ऑफ करने के बाद जो हमारा नया रेजिस्टेंस बन रहा है, अच्छा अभी रेजिस्टेंस कितना होगा, अभी जो हमारा पहला इनिशियल केस है उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, P इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना। तो 1.15 किलो पास्कल इज 1150 पास्कल इक्वल्स टू आर, और क्यू कितना होगा 3500 मीटर क्यूब पर मिनट इज 3500 मीटर क्यूब पर सेकंड में कर देते हैं इसको बाई 60 का स्क्वायर। तो आर आ जाएगा तुम्हारा, आर क्या है, ये आर रिजल्टेंट है, ये चारों डिस्ट्रिक्ट का मिला के आर है, ये आएगा 0.338, ठीक है, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर टू द पावर -8, ठीक है। ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया चारों डिस्ट्रिक्ट का मिला के। अब हम क्या कर रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट को सील ऑफ कर दे रहे हैं, और सील ऑफ करने के बाद रिजल्टेंट रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है 0.072 से। अब बताओ रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, चार डिस्ट्रिक्ट हैं तो रिजल्टेंट अगर मान लो चारों में सेम है, आइडेंटिकल डिस्ट्रिक्ट में तो चारों का सेम रेजिस्टेंस है, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पैरेलल में है तो √R/4, है ना। और अगर तीन डिस्ट्रिक्ट होने से क्या हो जाएगा, अगर तीन डिस्ट्रिक्ट रहे तो √R/3,
ठीक है, तो बढ़ गया कि घट गया? डिस्ट्रिक्ट घटने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, है ना? ये रूट आर बाई फोर इज लेस देन रूट आर बाई थ्री, है ना? रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो जो न्यू रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा तुम्हारा 0.338 प्लस कितना से चेंज हुआ है? 0.072, ये 0.41 न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर टू द पावर माइनस 8, ये आ गया न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये तीन ही डिस्ट्रिक्ट चल रहा है, एक बंद है, और फैन को स्टॉप कर दिए, यानी अब नेचुरल वेंटिलेशन हो रहा है, और नेचुरल वेंटिलेशन में प्रेशर आ रहा है, क्वांटिटी आ रहा है 850 मीटर क्यूब पर मिनट। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? आर इंटू क्यू स्क्वायर 850/60 का स्क्वायर, ये आएगा 82.28 पास्कल। ठीक है, आंसर बी होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान ये रखना था कि यहाँ पे माइनस नहीं होता, मतलब ऐसे जनरली सोच के क्या लगता है कि चार डिस्ट्रिक्ट है, तो चार डिस्ट्रिक्ट से तीन डिस्ट्रिक्ट हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, पैरेलल में है। सीरीज में रहता तो कम होता, पैरेलल में है तो बढ़ जाएगा, है ना? क्योंकि देखो ना, चार में कितना होगा? रूट आर बाई फोर, और तीन में होगा रूट आर बाई थ्री, कौन सा बड़ा है? रूट आर बाई फोर छोटा है ना। आर को मान लो वन, ठीक है, तो 1/4 बड़ा है कि 1/3? 1/3 बड़ा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है डिस्ट्रिक्ट कम होने से, तो ऐड करेंगे। तो ये ध्यान रखने वाला बात यही था, बाकी इस क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, गलती यहाँ पे हो सकता था, प्लस की जगह माइनस कर देते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, मैथ से काफी आसान क्वेश्चन पूछे गए इस बार। एक क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था अभी तक जितना हम देखें। ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स ए इज दिया है वन, ये, और बी है A-A ट्रांसपोज, तो बी क्या होगा? बी इज विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स? तो इसको बना ही लेते हैं ना। ए है 1 4 3 5 2 1 6 4 3, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज करने आता है ना, रो को कॉलम कर दो, कॉलम को रो कर दो। 1 5 6 1 5 6 4 2 4 3 1 3, और दोनों को माइनस करो, तो बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ए माइनस ये माइनस ये, कितना हो जाएगा? 1 - 1 0, 4 -1 3 -3 -3 5 - 4 1 2 - 2 0 1 - 4 -3 6 - 3 3 4 - 1 3 3 - 3 0। ठीक है, तो देख के डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारा एलिमेंट जीरो होता है, तो डायगोनल तो नहीं है। सिमेट्रिक है, क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज निकाल लो, बी ट्रांसपोज इज 0 1 3 -1 0 3 -3 -3 0। तो अब देखो बी इक्वल्स टू माइनस बी ट्रांसपोज आ रहा होगा, देखो -1 - 3, इधर 1 और 3, इधर 1 - 3, इधर -1 3, या 3 3 या -3 तो बी इक्वल्स टू माइनस बी ट्रांसपोज, तो इसका मतलब योर बी मैट्रिक्स इज क्यू सिमेट्रिक, क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंड कंट्रोल का। ग्राउंड कंट्रोल कहने को है, लेकिन ग्राउंड कंट्रोल इसमें कुछ है नहीं। कह रहा है कि हम रूफ कन्वर्जेंस डेटा लिए 30 दिन का, और उसमें से 6 दिन मेजरमेंट लिए, 0 4.6 4.7 11.3 19.6 28.8 34.8, ये हमको डेटा है।
अब हम हमारा कुछ ट्रिगर एक्शन रिस्पॉन्स प्लान है जिसको हम तब एक्टिवेट करेंगे, तब स्टार्ट करेंगे जब हमारे ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा। पहला कंडीशन क्या है कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है दो कंसेक्यूटिव मेजरमेंट्स के बीच में 1.5 से ज़्यादा हो जाए, और क्यूमुलेटिव इंक्रीज यानी कि जो टोटल इंक्रीज है वो 1 मीटर पर डे से ज़्यादा हो जाए। तो बताना है कि कब हम ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका देखो ना यार, टेबल बना लो। 0, 5 डे रीडिंग, प्रेमिस 1 है तो हमारा कंडीशन 1, कंडीशन 2, 0, 5, 10, 16, 22, 30, रीडिंग है 0, 4.7, 11.3, 19.6, 28.8, 34.8। कंडीशन 1 क्या है कि दो रीडिंग्स के बीच का जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो 1.5 से ज़्यादा ना हो। रेट ऑफ इंक्रीज कितना होगा? डे 0, यहाँ पे तो 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4.7, कितने दिन में? 5 दिन में। 4.7 बढ़ा 5 दिन में, तो ये 4.7/5, 0.94। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है? 4.7 से 11.3, कितना? 5 दिन में। तो यहाँ पे जो रेट रेट ऑफ इंक्रीज है दो मेजरमेंट्स के बीच में, वो हो गया 1.32। यहाँ 11.3 से 19.6 बढ़ा 6 दिन में, तो पर डे का इंक्रीज कितना हो गया? 1.38। कैलकुलेट कर लेना, मेरा हम कैलकुलेट किए हुए हैं इसलिए कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ बढ़ा है 19.6 से 28.8, 6 दिन में 1.53। ठीक, और यहाँ बढ़ा है 8 दिन में, बढ़ा है 28.8 से 34.8, 0.75। ठीक, क्यूमुलेटिव इंक्रीज कितना है? ये तो 0 होगा। 4.7/5, ये 0.94 ही होगा। 11.3/10, 1.13। 19.6/16, 1.225। 28.8/22, 1.31। और 34.8/30, 1.16। ठीक है, तो देखो कौन सा केस है जहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। ये 1.5 से ज़्यादा है, ये 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखो एक ही कंडीशन है, ये वाला, जहाँ तुम्हारा दो कंसेक्यूटिव रीडिंग्स के बीच का जो पर डे इंक्रीज है वो 1.53 है, और क्यूमुलेटिव इंक्रीज जो है वो 1.31 है। तो 22nd डे पे हमारा TARP फॉलो होगा। ठीक है, P1 क्या है? P1 इज इंक्रीज बिटवीन टू consecutive reading by number of days between the reading। और P2 क्या है? क्यूमुलेटिव इंक्रीज, मतलब टोटल इंक्रीज बाय टोटल डेज। ठीक है, हाँ वैसे भी हो जाएगा, सही है, सही किया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड ऑफ एरर बताना है। ये तुम्हारा इंटीग्रल है, इंजीनियरिंग मैथ्स का क्वेश्चन है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। बकायदा तुमको सिम्पसन्स रूल याद हो। सिम्पसन रूल क्या होता है? सिम्पसन्स 1/3 रूल। ये A से B f(x) dx h/3 f(1) f(0) fa प्लस 2 इंटू
प्लस 4 इंटू F0 प्लस 4 इंटू F1 प्लस F3 प्लस 2 इंटू F2 प्लस F4 प्लस Fn। ये तुम्हारा सिम्पसन रूल है। पहले तो इंटीग्रेशन निकाल लो। नॉर्मल इंटीग्रेशन से कितना आ रहा है, 1/3 x³ + 6 dx। ये हो जाएगा x4/4 + 6x 1 से 3। ये हो जाएगा 1/4 3⁴ -1⁴ + 6 × 3 - 1। ये हो जाएगा 80 80 20 + 12 32। और सिम्पसन रूल से कितना आ रहा है, स्टेप लेंथ बोल रहा है 1, h इज 1। ठीक है, तो i कितना है, x i x0 पे x1 पे i इज 1³ + 6 7, x2 पे 2³ + 6 इज 14, और 3 पे 3³ 27 + 6 इज 33। ठीक है, तो सिम्पसन रूल से जो i आएगा वो होगा h/3, h इज 1, h इज इक्वल्स टू 1, f0 इज 33, f0 इज 7 प्लस 4 इंटू 14 प्लस 33। ये हो गया 14 14 4 जा 56 66 76 86 89 प्लस 7 96 96/3 32। ठीक है, तो इससे भी 32 आ रहा है, इससे भी 32 आ रहा है, तो एरर कितना हो गया, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेइंग से। कह रहा है कि एक क्लोज ट्राइवर्स है ABC। ठीक है, लाइन AB का बियरिंग है 90 डिग्री। ठीक है, इसका लेंथ है 100 मीटर, और B का बियरिंग है 150 डिग्री, लेंथ है 120 मीटर। तो सी बी का हमको लेंथ और बियरिंग बताना है। ठीक है, तो फॉर क्लोज ट्राइवर्स लैटिट्यूड का सम 0 होता है, और क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड और ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सम क्या होगा, 0। तो 100, इसको L मान लो, इसका बियरिंग थीटा मान लो, 100 cos 90 डिग्री प्लस 120 cos 150 डिग्री प्लस L cos थीटा इक्वल्स टू 0, और 100 sin 90 डिग्री प्लस 120 cos 150 sin 150 डिग्री प्लस L sin थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करने पे L cos थीटा आएगा तुम्हारा 103.92, और L sin थीटा आएगा -160। ठीक है, तो यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं हम। पहले L निकाल लेते हैं। L आएगा तुम्हारा, क्या दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो,
103.92 स्क्वायर प्लस 160 स्क्वायर, ये आएगा 190.7, ठीक है, मीटर। और थीटा के लिए क्या करना है, दोनों डिवाइड कर दो, tan इनवर्स -160/103.92, ये आएगा -56.99 डिग्री। तो -56.99 यानी कितना हो गया, बेयरिंग कितना हो गया, 360 माइनस 56.99, 303.01 डिग्री। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, माइनिंग मेथड का क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, ठीक है, तो पहले इधर ही सपोर्ट और मेथड को कर देते हैं। अनसपोर्टेड कौन सा होता है, अनसपोर्टेड इज ब्लॉक केविंग, सेल्फ सपोर्टेड इज रूम एंड पिलर, एंड आर्टिफिशियली सपोर्टेड इज कट एंड फिल, ठीक है। तो x2 y1 z3, ठीक है, ये तीन तो हमको आ गया, तो यहीं से हमारा कुछ कुछ एलिमिनेट हो जाएगा, बी और सी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, और भी एलिमिनेट होगा, z1 ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, डी। ठीक है, y1 x2 z3 तो एक ही में है ना, 42, तो इसका आंसर डी होगा। रूम एंड पिलर में क्या होता है, पिलर्स खुद ही सपोर्ट करता है, सेल्फ सपोर्टेड है, और ब्लॉक केविंग में तो कोई सपोर्ट नहीं होता, वो तो पूरा का पूरा हम पैनल ही केव कर देते हैं, पूरा पैनल के पूरा पूरा स्टोक ही केव कर देते हैं। तो ब्लॉक केविंग भी अनसपोर्टेड है, कट एंड फिल में फिलिंग करते हैं हम, आर्टिफिशियली सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। दो वेक्टर है ए और बी जो कि दो साइड है ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल का एरिया बताना है और यूनिट वेक्टर बताना है ए और बी के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर कोई दो वेक्टर ट्राइंगल का साइड बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका एरिया होता है हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, i j k 2 3 -4 4 2 3, ये हो गया आई कैप इंटू 4 - 12, सॉरी 9 + 8 17 - j कैप 6 + 16 22 प्लस k कैप 4 - 12 -8, ठीक, 17 आई कैप -22 जे कैप -8 के कैप, ठीक है। तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 17 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये आएगा 14.46, ठीक है। और जो यूनिट वेक्टर होगा इसका परपेंडिकुलर, वो क्या होगा, इसी का क्रॉस प्रोडक्ट, इसी का यूनिट वेक्टर है ना, ये ए क्रॉस बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये हो गया 17 आई कैप -22 जे कैप
माइनस 8 के कैप बाई स्क्वायर रूट ऑफ 17 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये आएगा 0.58 आई कैप माइनस 0.76 जे कैप माइनस 0.27 के कैप। ठीक, आंसर इसका होगा सी। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा मैथ्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मान सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा मुश्किल है, मतलब कैलकुलस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि हम जो 300 मीटर क्यूब पर आवर पंप कर रहे हैं वाटर एक इन्वर्टेड कोनिकल स्टोरेज में। ठीक है, तो जब हमारा स्टोरेज टैंक का हाइट, वाटर का हाइट 5 मीटर हो गया, तो हमारा रेट ऑफ राइज क्या होगा। ठीक है, तो एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, निकालना है हमको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट टाइम व्हेन एच इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये हमको बताना है। ठीक, तो यहाँ डी टी से अगर हम डिवाइड ये कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें, डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू पाई 2 पाई आर एच इंटू डी आर बाई डी टी प्लस पाई आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होंगे आपस में, सिमिलर। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, तो मतलब ये इसका रेशियो, ये इसके सिमिलर है, ये इसके, और ये हाइट इसके सिमिलर होगा, है ना। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे ये आर है और इसको एच ही मान लेते हैं, 5 हटाओ, इसको एच एच मान लेते हैं डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया 5 मीटर रेडियस। ठीक, तो R/5 इक्वल्स टू H/15। यानी R इक्वल्स टू H/3, तो dr/dt इक्वल्स टू 1/3 dH/dt। ठीक है, तो R को H/3 से रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा 2 पाई H² बाई 3, और ये भी 1/3 dH/dt, 1/3 dH/dt, तो ये हो जाएगा 2 पाई H² बाई 9 dH/dt प्लस पाई R² हो जाएगा H²/9, पाई H²/9 dH/dt। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं प्लस पाई H²/9 dH/dt। ठीक है, तो dH/dt हो जाएगा dV/dt बाई 2 पाई H² प्लस पाई H²। अच्छा, ये तो ऐड भी हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 3 पाई H² बाई 9, यानी पाई H² बाई 3 dH/dt। ठीक है, तो dH/dt विल बी 3 × dV/dt बाई पाई H²। ठीक है, अब यहाँ पे H इक्वल्स टू 5 रख देना है, और dV/dt क्या है, वॉल्यूम 3000 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, मीटर पर मिनट में निकालना है हमको, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर क्यूब पर मिनट में बाई 60, 5 मीटर क्यूब पर मिनट, dV/dt हो गया, तो 3 × 5 बाई पाई इंटू 5², 25, ये होगा 0.573। ठीक है, ये आएगा इसका आंसर, और इसका आंसर रेंज है
0.5 से 0.6। ठीक है, तो ये मैथ्स का क्वेश्चन था, माइनिंग का क्वेश्चन नहीं है। 1/3 पाई आर स्क्वायर। अभी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 27 और 27 हो जाएगा 9 9 9। ठीक है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है। अ थर्मल पावर प्लांट हैज एन एग्रीमेंट 3 माइंस M1 M2 M3 to receive grade 1 coal in proportion of 60%, 25%, 15%. Probability that a wagon supplied to coal plant containing below grade 1 from mines M1, M2, M3 are 0.02, 0.03, 0.04. On a random check, a sample wagon is found to carry below grade 1 coal. Probability that the wagon belongs to mine M1 is। ये भी इंजीनियरिंग मैथ्स का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी, और इसमें जो लगेगा उसको बोलते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, ठीक है। कह रहा है कि एक माइन है जिसके पास तीन, एक एक पावर प्लांट है जिसके पास 3 माइन से कॉन्ट्रैक्ट है, M1 M2 M3 से। M1 से 60%, यानी M1 से कोल होने का 0.6% चांस है। M2 का प्रोबेबिलिटी है 0.25 और M3 से आने का प्रोबेबिलिटी है 0.15। ठीक है, M1 से ग्रेड 1 से खराब कोल आएगा, ग्रेड 1 से बिलो ग्रेड का आएगा, वो है 0.02। M2 से है 0.03 और M3 से है 0.04। ठीक है, तो तुमको प्रोबेबिलिटी बताना है कि ग्रेड 1 से बिलो का कोयला है, बिलो ग्रेड 1 BG1 मान लेते हैं। ठीक है, बिलो ग्रेड 1 कोयला है किससे, M1 से। ठीक है, तो ये होगा 0.02, 0.0 बाई 0.02 इंटू 0.6 प्लस 0.03 इंटू 0.25, 0.02 इंटू 0.6 बाई 0.02 इंटू 0.6 प्लस 0.03 इंटू 0.25 प्लस 0.04 इंटू 0.15। ठीक, तो ये आएगा 0.47। ठीक, आंसर होगा 0.47। इसका आंसर रेंज जो दिया है 0.42 से 0.52। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे छोड़ते हैं, बाकी के 20 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक जितने क्वेश्चन देखे हम लोग आज की क्लास में,
तो उसमें से कौन सा एक, तो ये वाला जो कैलकुलस वाला क्वेश्चन था, dh/dt निकालने वाला, वो थोड़ा सा टफ था। और लीनियर प्रोग्रामिंग वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था उसमें। ठीक है। और तो कोई क्वेश्चन अभी तक इसमें से इतना हार्ड नहीं लगा, है ना। 10 से 12 मार्क्स का सिली मिस्टेक हो गया। सिली मिस्टेक कैसे? मॉक टेस्ट, वो मॉक टेस्ट सॉल्व करना किए किए थे। सिली मॉक टेस्ट का काम ही है सिली मिस्टेक्स को कम करने का। ठीक है, वो एग्जाम के प्रेशर में हो जाता है मिस्टेक्स। मॉक टेस्ट का टाइम नहीं मिल पाया ना, वही तो। देखो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। 60+ ज़्यादा था। उसमें मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस देख रहे हैं ना, मॉक टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंस। क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रैक्टिस नहीं रहता है ना, एग्जाम 3 घंटे बैठ के एग्जाम देने का प्रैक्टिस नहीं रहता है, तो एग्जाम हॉल में जाके आदमी थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है। अगर स्टार्टिंग का एक दो क्वेश्चन ना बने ऐसा, तो स्ट्रेस आ जाता है। 48.33 में टॉप 50 आ जाओगे फिर तो अच्छा ही स्कोर है। तो टॉप 50 आ जाओगे, 50 आ जाना चाहिए। टॉप 25 का नहीं बता सकते, टॉप 50 तो श्योर है। क्योंकि 2021 में भी जब ऑल इंडिया रैंक 177 गया था, उस साल भी मेरा एक दोस्त का 50 मार्क्स था, उसका 28 रैंक आया था। हाँ तो 2021 में, 21 में भी जब 77 गया था तब भी वो अंडर 50 आ गया था। तो इस साल तो 65 तक के आसपास ही रहेगा टॉपर का मार्क्स। तो टॉप 50 आ जाओगे, टॉप 50 तो श्योर है। टॉप 25 आ जाए तो अच्छी बात है। चलो, ये मुश्किल कुछ कुछ अभी तक, जैसे हम लोग 45 क्वेश्चन नहीं 35 क्वेश्चन देखें। एप्टीट्यूड तो हम नहीं देखें कैसा है एप्टीट्यूड का बता नहीं सकते, लेकिन जो हम लोग टेक्निकल के अभी 35 क्वेश्चंस देखे हैं, उसमें से देखो, जो मेरा एनालिसिस रहा है 35 में से अ, कितना, 35 में से हम लोग 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले देखे हैं, बाकी 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स के देखें। मतलब कितना हो गया, 10 20, 45 मार्क्स का क्वेश्चन देखे हम लोग। उसमें से देखो तुम्हारा मतलब 45 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन देखे अभी तक हम लोग, उसमें से 30 मार्क्स तो मतलब लाया जा सकता था। ठीक है, 30 मार्क्स तो लाया जा सकता था। अच्छा अच्छा, अभी थर्ड ईयर में। चलो ठीक है, फिर तो अगली बार ऑल इंडिया रैंक 1 का उम्मीद करेंगे तुमसे। चलो ठीक है फिर, थैंक यू। मेरा भी ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा है।